वेलकम बैक। तो आज हमने डिसाइड किया था कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री का। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे से किया होगा और उसमें जो भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने लायक लगे होंगे वो आपने नोट भी किया होगा। तो इस वीडियो में हम दो सेट में एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेट में 15 क्वेश्चन है एंड सेकेंड सेट में भी 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेट जो है वो थोड़ा ईजी है इन कंपेरिजन टू सेकेंड सेट से। तो मैंने कुल 30 क्वेश्चंस इस सेक्शन से लाने की कोशिश की है क्योंकि ये अलग से सिलेबस में सेग्रीगेट किया गया है, तो ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए विदाउट अ डिले स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्ब्लॉयपिया इन द चिल्ड्रन। हम पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की डिजीजेस की, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को एम्ब्लॉयपिया मिलता है। लेकिन एम्ब्लॉयपिया का मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है कटरैक्ट। क्या कटरैक्ट रीजन हो सकता है एम्ब्लॉयपिया का? एनाइसोमेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड निस्टैग्मस। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सबसे पहले तो एलिमिनेट करिए कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, लीस्ट लाइकली चांसेस हैं। तो ऑप्शन बी और सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों की वजह से एम्ब्लॉयपिया बच्चे में डेवलप हो रहा है। तो एनाइसोमेट्रोपिया कल मैंने पढ़ाया था कि अगर ये है, उनके पावर में डिफरेंसेस हैं, तो एम्ब्लॉयपिया लेजी आई डेवलप हो सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं अ चिल्ड्रन विद स्ट्रैबिस्मस इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप। आप क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन आए उससे मैच कर सकते हैं। अ चिल्ड्रन विद स्ट्रैबिस्मस इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप। अगर किसी बच्चे को स्ट्रैबिस्मस है तो उसका मोस्ट कॉमन रीजंस क्या हो सकता है, उसको क्या होने के और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं? क्या उसको ग्लूकोमा, एम्ब्लॉयपिया या फिर रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है या केरेटोकोनस हो सकता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो एम्ब्लॉयपिया होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन द टेस्ट दैट ऑब्जेक्टिवली एक्सेस रिफ्रैक्टिव एरर इन चिल्ड्रन। वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम ऑब्जेक्टिवली एक्सेस करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को बच्चों में? रेटिनोस्कोपी है क्या, स्लेलन चार्ट है क्या, कवर टेस्ट है क्या, एंड यहाँ पे वर्ड 4 डॉट टेस्ट है क्या? तो यहाँ पे बात की जाती, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की बात नहीं की जा रही है, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की बात की जा रही है, इसलिए हमारा रेटिनोस्कोपी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, क्वेश्चन इजी हैं भी, और इसी तरह आपकी जो क्वेश्चन की जैसे जैसे क्वेश्चन का सिक्वेंस बढ़ता जाएगा वैसे क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, जो टिटमस फ्लाइट टेस्ट है उसे हम यूज़ करते हैं क्या एक्सेस करने के लिए? अगर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, कल मैंने, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक लेक्चर को किया होगा तो इस टेस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो ये टेस्ट बेसिकली किया जाता है डेप्थ परसेप्शन को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विजुअल एक्टिविटी इज अ नॉर्मल 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज अप्रोक्सीमेटली। अगर बच्चा 4 साल का है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए थी? ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि अलग अलग जो ईयर होता है उसमें बच्चे के आई की डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रही होती है और उनका विजुअल पावर भी अलग तरीके से डिफाइन हो रहा होता है। तो जब बच्चा 4 to 5 ईयर का हो रहा होता है तो प्रॉपरली उसकी आई डेवलप हो जाती है और उसके जो नॉर्मल एक अडल्ट का विजुअल एक्टिविटी होता है उसके बराबर हो जाता है, दैट इज 20/20। ओके, नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछ रहा है कि लुकोरिया जो है, ल्यूकोकोरिया इन अ चिल्ड्रन मे बी ड्यू टू। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? दैट इज अ रेटिनोब्लास्टोमा। कोई ऑप्शन इसमें से और सही नहीं है, विदाउट अ डाउट ऑप्शन सी आप करेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इन चिल्ड्रन। अगर हमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन अगर बच्चे का करना हो तो हम कौन सी मेडिसिन को मोस्ट लाइकली यूज करते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आना ही चाहिए। दैट इज मोस्ट कॉमन, दैट इज एट्रोपिन। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए हम एट्रोपिन का यूज़ करते हैं, उनके फंडस को चेक करना हो या फिर रिफ्रैक्शन करना हो तो ये मोस्ट कंफर्टेबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हैंसबर्ग टेस्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स लोकेटेड एट द नेजल मार्जिन ऑफ प्यूपिल सजेस्ट। अगर नेजल मार्जिन ऑफ प्यूपिल पे रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स आता है हैंसबर्ग टेस्ट में, तो वो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो नॉर्मल अलाइनमेंट को इंडिकेट करता है, एक्सोट्रोपिया या फिर इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया या फिर हाइपरट्रोपिया? अब आप बताओगे कि
इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दैट इज एक्सोट्रोपिया, ऑप्शन सी होगा जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ 2 month old infant should normally be able to, अगर 2 महीने का बच्चा है तो उसकी कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो कि प्रॉपरली डेवलप हो जानी चाहिए, नॉर्मली आ जानी चाहिए? ऑप्शन ए है फॉलो ऑब्जेक्ट 180 डिग्री, रिकॉग्नाइज फेसेस, फेसेस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा, या फिर फिक्स एंड अलाउ अ लाइट सोर्स एंड रीड एंड लार्ज लेटर। क्या वो लार्ज लेटर, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाता है, तो कभी भी लार्ज जो लेटर्स हैं उनको तो पढ़ना 2 महीने का बच्चा स्टार्ट नहीं कर देगा। तो ऑप्शन सी है आपका कि वो फिक्स करेगा एंड अलाउ करेगा लाइट के सोर्सेज, जहां से भी लाइट आ रही है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको फिक्स करना स्टार्ट कर देता है 2 मंथ का बच्चा। नाउ 10th नंबर क्वेश्चन है कि विच फॉलोइंग चार्ट इज सुटेबल फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन। ये कल हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्री स्कूल चिल्ड्रन जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, अभी उन्होंने अपनी प्रॉपर वे से स्कूलिंग नहीं स्टार्ट करी है, उनके लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं? तो स्लेलन चार्ट तो उनके लिए हो गया जो स्कूल गोइंग है, जो कि उसको रीड कर सकते हैं। नाउ जो लीज चार्ट होता है जिसमें कि हम सिंबल्स की बात करते हैं, कट और की बात करते हैं, वो जो होता है वो प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है और उनको फॉलो करते हैं हम रिफ्रैक्शन में। नाउ 11th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ स्मॉल डेविएशन ओनली व्हेन द फ्यूजन इज ब्रोकन इन द कंडीशन। अगर बच्चे में बहुत स्मॉल डेविएशन है, बहुत प्रॉपर वे से आपको प्रोमिनेंट डेविएशन नहीं मिल रहा है, स्क्विंट का डेविएशन किस में होगा? स्क्विंट का जो चाइल्ड होगा उसमें होगा। अगर फ्यूजन ब्रोकन है, प्रॉपर वे से फ्यूज नहीं हो रही है इमेज, वहाँ पे जो इमेज बन रही है वो प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो रही है और स्मॉल डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? क्या इसको हम इजोट्रोपिया, फोरिया, ट्रोपिया या एनाइसोमेट्रोपिया? तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है फोरिया की। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लीस्ट एज फॉर द टेस्टिंग विजुअल एक्विटी इन्फेंट यूजिंग अ टेलर एक्विटी कार्ड। तो जो हमारे टेलर एक्विटी कार्ड्स हैं उनको हम किस स्टेज के बच्चे के लिए, अर्लियर स्टेज के बच्चे के लिए यूज करते हैं टू रीड? तो ये होता है हमारा 6 मंथ का बच्चा जिसके लिए हम इस कार्ड को यूज करते हैं। नाउ 13th नंबर क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली रब आई। एक बच्चा जो अपनी आई को बहुत फ्रिक्वेंटली रब कर रहा है, हैज अ क्रोनिक टियरिंग, उसको क्रोनिक टियरिंग भी हो रही है, प्रेजेंट विद अ स्वेलन इनर कैंथस, उसकी जो इनर कैंथस है उस वहाँ पे उसको स्वेलिंग भी मिल रही है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इसमें क्या एक डायग्नोसिस आप डिटेक्ट कर सकते हो बच्चे को क्या हो सकता है? तो अगर स्वेलन है वहाँ पे और आई रब भी कर रहा है तो देयर इज वेरी मच चांसेस, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रेडनेस और किसी भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे कंजंक्टिवाइटिस का केस तो कैंसिल हो जाता है। और यहाँ जो दूसरा केस बन सकता है कंजेनाइटल ग्लूकोमा का, वहाँ पे प्रेशर का भी कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है। कंजंक्टिवाइटिस भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि रेडनेस और बहुत ही हैवी डिस्चार्ज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सिर्फ फ्रिक्वेंटली जो है वो रब कर रहा है। और टीयरिंग, जो क्रॉनिक टीयरिंग है ये आइडेंटिफाई करती है और स्वेलन इनर कैंथस है, तो ऑप्शन सी आपका होगा, दैट इज नोजोडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि इस तरह के बच्चों में हमें ज़्यादातर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नाउ 14th नंबर क्वेश्चन जो है रेटिनोब्लास्टोमा, इसके बारे में भी हमने कल बात की। रेटिनोब्लास्टोमा इज द मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड एज अ एज। जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो किस एज के बच्चे में ज़्यादातर डिटेक्ट किया जाता है, ये वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन में मेंशन किया है। दैट इज ऑप्शन सी, 2 साल का बच्चा है तो उसमें प्रोबेबली बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो सकता है। इसीलिए बच्चों की आई के चेकअप्स होने चाहिए। ज़्यादातर लोग स्कूलिंग के बाद ही उनके आई चेकअप्स कराते हैं, बल्कि हमें ये प्रॉपर वे से पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि ईयर टू ईयर उनके आई चेकअप होने चाहिए, क्योंकि कुछ डिजीजेज होती हैं जिनका अर्ली स्टेज में बच्चे के सिम्टोमेटिक साइंस नहीं दिखाई देते हैं, तो दैट इज वेरी नेसेसरी। नाउ 15th नंबर क्वेश्चन, एम्ब्लॉयपिया इज अ रिवर्सिबल इफ ट्रीटेड बिफोर। जो लेजी आई की कंडीशन है, अगर हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो कितने साल तक हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? अगर 7 ईयर का बच्चा है और यहाँ हमने डिटेक्ट कर लिया और हम उसको प्रॉपर वे से ट्रेन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस बता रहे हैं और उसको रिहेबिलिटेट किया गया प्रॉपर वे से,
तो बच्चा उसको क्या करता है, रिवर्स कर सकता है, उसकी दोनों आई प्रॉपर वे से काम करने लग जाएंगे। ठीक है, नाउ ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि इजी वेज थे। नाउ अब सेट 2 है, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रखा है मैंने इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्ब्लॉयपिया इन चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेम चीज देखने को मिलेगी, तो इसको भी इग्नोर मत करिएगा, कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो दैट इज एनाइसोमेट्रोपिया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इन अ 3-year-old चाइल्ड विद द कांस्टेंट इजोट्रोपिया, अगर 3 साल का बच्चा है और उसको कांस्टेंट इजोट्रोपिया है, ठीक है, इजोट्रोपिया है, एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या होगी। तो जो हम मोस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, एमआरआई क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे एमआरआई। रेटिनोस्कोपी अंडर साइक्लोप्लेजिया, ठीक है। विजुअल जो होगा इवोक्ड पोटेंशियल एंड फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, बी ऑप्शन है, दैट इज रेटिनोस्कोपी अंडर साइक्लोप्लेजिया, जो कि प्रॉपर वे से इससे डिटेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। जो वीकेसी है उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आपको मिलेगा वो इचिंग ही मिलती है इसकी, क्योंकि ये क्या है, आपका एक तरह का एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, तो इसमें ज़्यादातर प्रोमिनेंट हमें इचिंग मिलते हैं। नाउ फोर्थ जो आप क्वेश्चन है, विच कंडीशन टिपिकली प्रेजेंट विद द वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स, यानी ल्यूकोकोरिया। ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमें किस तरह के बच्चों में मिलेगा। तो ये हमें मिलेगा, ये कल हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमें जब कंजेनाइटल कैटरैक्ट का बच्चा मिलता है तो उसमें जो है पिपुलरी रिफ्लेक्स हमें वाइट देखने को मिलती है। नॉर्मल सी बात है, कैटरैक्ट है तो पिपुलरी रिफ्लेक्स वाइट ही मिलेगी, तो ऑप्शन सी जो इसका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंजेनाइटल ग्लूकोमा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हेप्स ट्री एंड फोटोफोबिया, डिक्रीज कॉर्नियल डायमीटर और विफ्रोथैल्मोस। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि नॉट, यहाँ ध्यान रखिएगा, नॉट अ फीचर ऑफ जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है उसका फीचर नहीं है। तो इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है, ये आपको ध्यान से आंसर करना है। तो कभी भी ग्लूकोमा, कंजेनाइटल ग्लूकोमा है तो कभी भी डिक्रीज कॉर्नियल डायमीटर हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इंक्रीज हो सकता है पर डिक्रीज नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ नोजोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट अंडर 1 ईयर। अगर 1 ईयर का बच्चा है तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हमने वहाँ पे मैनेजमेंट के भी कई स्टेजेस की बात की थी, जिसमें कि हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, अगर बच्चा नोजोलैक्राइमल डक्ट का है तो मसाज ही उसकी फर्स्ट लाइन होती है ट्रीटमेंट की। अगर यहाँ पे ट्रीट नहीं होता है देन उसके बाद फिर हम प्रोबिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, वेट, क्वेश्चन नंबर 7, एम्ब्लॉयपिया इज अ बेस्ट ट्रीटेड बिफोर विच एज फॉर ऑप्टिमल रिकवरी। ये अभी हमने बात की कि अगर किसी बच्चे की रिकवरी हम पूरी तरह से चाहते हैं या फिर ऑप्टिमल रिकवरी चाहते हैं तो हमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो 8 ईयर तक कर लेना चाहिए। 7 ईयर है जिसमें कि वो पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा अगर प्रॉपर वे से मैनेजमेंट किया गया और पेरेंट्स ने भी अच्छे से गाइड किया, बच्चा सीरियस है उस चीज़ को लेके, तो वो 7th ईयर तक उसको पूरी तरह से रिकवर कर लेगा। लेकिन 8 ईयर इज अ क्रॉसिंग लाइन जहाँ तक ऑप्टिमल रिकवरी एम्ब्लॉयपिया के केसेस में हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आरओपी स्क्रीनिंग इज रिकमेंडेड इन विच कैटेगरी ऑफ इन्फेंट। तो जो हमारी फुल टाइम इन्फेंट जो फुल टर्म इन्फेंट होगा उसमें करेंगे, एंड प्री टर्म इन्फेंट होगा उसमें करेंगे, या फिर हमारा इन्फेंट विद द साइनोसिस होगा उसमें करेंगे, इन्फेंट विद द जॉइंटिस होगा उसमें करेंगे। तो जो आरओपी स्क्रीनिंग होती है वो की जाती है हमारी जो प्री टर्म 32 वीक्स के से कम बच्चे होते हैं और जो 120 kg से कम होते हैं उसमें की जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ें निकल सकती हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है जो कि प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनकी आई की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ वीकेसी बट शुड नॉट बी अवॉइड लॉन्ग टर्म ड्यू टू साइड इफेक्ट। तो इसमें से क्या है जो कि हम, क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि जो वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस है
उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म पे इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो उसको लॉन्ग टर्म पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक ही चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है, हमारी प्रीडिसेलॉन ड्रॉप्स। ठीक है, इनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत लंबे टाइम तक इनको यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमें इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच क्लिनिकल टेस्ट इज यूज टू परफॉर्म अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैबिस्मस। तो कौन सा ऐसा क्लिनिकल टेस्ट है जिसकी प्रेजेंस हम स्ट्रैबिस्मस में कंफर्म करने के लिए करते हैं। दैट इज फ्लोरेसेंस डाई टेस्ट, इसका कोई यूज नहीं है स्ट्रैबिस्मस में। कवर टेस्ट, इसियारा चार्ट हम कलर में करेंगे, श्रिमर टेस्ट हम इसमें करेंगे नहीं, तो ऑप्शन 10 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कवर टेस्ट। 11th इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एम्ब्लॉपिया। क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एम्ब्लॉपिया इन चिल्ड्रन विद द यूनिलेटरल हाई हाइपोमेट्रोपिया। अगर बच्चे को यूनिलेटरल हाई हाइपोमेट्रोपिया है तो उसका जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा एम्ब्लॉपिया डेवलप करने का। उनमें जो है रिफ्रैक्टिव जो पावर है वो अनइक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें एम्ब्लॉपिया डेवलप हो सकता है। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द आरओपी एंड विच फैक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूवस्कुलराइजेशन। तो जो हमारा न्यूवस्कुलराइजेशन किस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट किस में ज़्यादा हो सकता है, तो हाई बिलिरुबिन होगा उसमें, ये ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है बच्चों को उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, या प्री मेच्योरिटी है उनमें, या फिर बर्थ में कोई ट्रॉमा है तो उनमें। ये 4 केसेस में किस में आपको जो है बच्चे में ज़्यादा चांसेस हैं नई वेसल्स के डेवलप होने के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके रेटिना में नई वेसल्स बन जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ 4-year-old पेरेंट विद वाटरिंग आई, 4-year-old प्रेजेंट विद 4-year-old बच्चा है जो कि प्रेजेंट कर रहा है वाटरिंग आई को एंड डिस्चार्ज सिंस बर्थ। उसको वाटरिंग आई है, डिस्चार्ज है, अब वो 4 साल का हो चुका है और ये चीज़ें पूरे बर्थ से चल रही हैं। आरओपी LAS इज पॉजिटिव एंड मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या उसकी डायग्नोसिस होगी इन केसेस में अगर उसकी ये चीज़ आरओपी LS पॉजिटिव आता है तो। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी नोजोलक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, तो इसको भी आप डिस्चार्ज और वाटरिंग आई के सिम्टम से डायग्नोज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच इज़ नॉट अ टिपिकल फाइंडिंग इन VKC। VKC की बहुत टिपिकल फाइंडिंग इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो रूबी डिस्चार्ज हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ट्रांस डॉट्स मिल सकते हैं, हाँ जी मिल सकते हैं, एंड ग्रैंड पेपिलाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, एंड जो ऑप्शन सी है दैट्स हाफ स्ट्रीट्स, ये हमें नहीं मिलेंगे VKC के पर्सन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ट्रीटमेंट या फिर सॉरी विच स्टेटमेंट अबाउट द एम्ब्लॉपिया इज ट्रू। तो कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एम्ब्लॉपिया के पेशेंट को दिया जाएगा, इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा ट्रू ऑप्शन है। इट इज यूजुअली बायलेटरल। ठीक है, तो क्या एम्ब्लॉपिया यूजुअली बायलेटरल होता है, या फिर ऑप्शन बी इट ऑलवेज रिक्वायर सर्जरी, क्या हमें रिक्वायर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, नहीं, ये भी गलत हो गया। जरूरी नहीं है कि एम्ब्लॉपिया बायलेटरल हो, यूनिलेटरल ज़्यादातर केसेस में होता है, एंड ऑप्शन सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, प्रॉपर वे से इसको बिना सर्जरी के ट्रीट कर लेते हैं। इट कैन ऑकर विदाउट विजिबल ऑकुलर पैथोलॉजी, एंड ऑप्शन 4 है नो इम्पैक्ट ऑन विजन इफ अनट्रीटेड। नो, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, तो सी हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इट कैन ऑकर विदाउट विजिबल ऑकुलर पैथोलॉजी, यानी कि उसका कोई भी ऑकुलर पैथोलॉजी में कुछ भी विजिबल सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी एम्ब्लॉपिया हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन का सेट था गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको यूनिक लग रहे हैं, जिसमें भी आपके आंसर गलत हुए हैं, उनको आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, और कल हम देखेंगे तो कोई दूसरा टॉपिक जो भी हमने डिसाइड किया था उसमें से कल लेक्चर आएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।